गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, मतलब दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। ये हमारी एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको सभी एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ और चैप्टर नंबर 1 और 2 भी करवा चुकी हूँ, जिनकी वीडियोज को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली सभी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं जहां जाकर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अब आपका जो टॉपिक है वो आपको बायलैंग्वेज मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों से ही मिलेगा, तो आपको इसमें समझने से कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक या आज का हमारा एक्सरसाइज। तो इससे पहले मैं आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवा चुकी हूं, आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं जिनको आपको प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि दोनों ही द्वारा करना है। ठीक है, और फिर बताना है कि कौन सी जो टेक्निक है, कौन सा मेथड है वो बेस्ट है। ठीक है ना, वैसे बेस्ट तो दोनों है बट आपको ये प्रूव करना है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो हम हाफ हाफ एरिया कर लेते हैं पहले ही। यहां हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे इसे, और यहां हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब वज्र गुणनखंड विधि से हम इसकी यहां पर सोल्व करने वाले हैं। दोनों का कंपैरिजन आपको साथ के साथ दिख जाएगा क्या है। ठीक है, तो चलिए इक्वेशंस के बारे में देखते हैं। इक्वेशंस आपकी क्या है? इक्वेशन है आपकी 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। जब मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि करवाई या फिर आप बोल सकते हो जब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करवाया, तब मैंने बताया था कि क्या करना होता है इसमें, एक इक्वेशन से, एक समीकरण में से, किसी भी एक समीकरण में से x या y का मान निकाल के हमें दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम। ये हमारी समीकरण पहली है, ये हमारी समीकरण दूसरी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू ले ली। x क्या हो जाएगा आपका, देखो x क्या हो जाएगा आपका, ये 5y है, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा 9 माइनस 5y, एंड ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा, है ना, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको, इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब मुझे इसे इक्वेशन सेकंड में करना है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन सेकंड में करना है। अब मैं क्या करूंगी, हमारे x के वैल्यू को यहां पर 3 के पास रख दूंगी। ठीक है ना, 3 के पास रख दूंगी। अब चेक करते हैं हम आपकी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू को यहां ये पुट किया तो 9 माइनस 5y बाय 8 प्लस 2y इक्वल्स 4। ये आपके पास आ गई, ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। ये कुछ ज़्यादा ही उस तरफ रख दी, थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं ताकि स्पेस हमारे पास रहे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 9 माइनस 5y अपॉन 8 प्लस 2y इक्वल्स 4। ठीक है, अब इसको सोल्व किया मैंने, 9 तिया 27 माइनस 5 दिए 15y बटे 8 जमा 2y बराबर 4। अब देखो इस समीकरण को सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, एलसीएम वगैरह का झंझट करोगे, फिर वो बड़ा सा मेथड करोगे, तो उससे बचने के लिए क्या करना है, इस 8 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है।
है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 27 माइनस 15y, 8 दूनी 16, 16y और 8 तिया सॉरी 8 चौक 32, ये हो गया 32। ठीक है, अब यहां से मैं यहां पर सोल्व कर रही हूं आगे का पार्ट। ये हो गया आपका, देखो 27 माइनस का 15 प्लस का 16 कितना हो गया, माइनस का 15 प्लस का 16 प्लस का y और बराबर आपका आ गया 32, है ना। कितना आसानी से निकल गया। अब ये 27 क्या करेगा, यहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो y हो जाएगा आपका 32 माइनस 27, कितना आ गया y आपके पास 5 आ गया। ठीक है, y कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो मैंने की पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, मैंने इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया। तो 3 × 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये हो गया 15 प्लस 2y, सॉरी x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू पुट करनी है। तो 3x प्लस 2 × 5 इक्वल्स 4, 3x प्लस 10 इक्वल्स 4, 3x इक्वल्स ये 10 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस 10 माइनस के 6। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस के 6/3, ये हो गया आपका x माइनस का 2। ठीक है, y की वैल्यू आ गई एंड x की वैल्यू आ गई, हो गया। अब इसी को हमें किस मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। इसी तरीके से, ये तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी क्वेश्चन को अब हमें वज्र गुणनखंड विधि से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। अब देखो आपके पास इक्वेशन वही 8x प्लस 5y इक्वल्स 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या था आपको मैंने बताया था x y और 1 रखना है, उनके नीचे x के नीचे a नहीं आना चाहिए, y के नीचे b नहीं आना चाहिए और 1 के नीचे c नहीं आना चाहिए, है ना। तो करो आप, यहां मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। a1 देखो क्या है आपका इक्वेशन से, a1 क्या है 8, a2 क्या है आपका 3, b1 क्या है आपका 5, b2 क्या है आपके पास 2, c1 क्या, देखो ये 9 अगर इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं पहले ही इसमें माइनस का मार्क ऐड कर दूं, तो c2 हो जाएगा आपका माइनस का 4। ठीक है, समझ आ गई इतनी। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, x y एंड 1, यहाँ क्या आता है b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से b1 b2, यही था ना फॉर्मूला। तो अब b1 b2 की फॉर्म पहले पुट करते हैं। b1 b2 क्या है आपके पास 5 2, अब c1 c2 करो, माइनस का 9 माइनस का 4, a1 a2 8 3 एंड b1 b2 फिर से 5 एंड 2, यही हो गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे 12 माइनस 21 मतलब 12 माइनस 21। ठीक है, पहले ऊपर वाली और फिर नीचे वाली, तो ये हो जाएगा x अपॉन 5 इंटू माइनस का 4 माइनस में 2 इंटू माइनस का 9। समझ आ गया, 12 माइनस 19 ये सॉरी 12 माइनस 21, ये क्या था b1, ये क्या था c2, तो 1 और 2 1 और 2 और नीचे आ जाएगा 2 और 1। ठीक है, इस तरीके से इक्वल्स हो जाएगा। y के नीचे देखो क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9 इंटू 3 माइनस 8 इंटू माइनस के 4 इक्वल्स हो जाएगा आपका 1 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 3, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है बस। x अपॉन ये कितना हो गया माइनस का 20 प्लस के 18, है ना, माइनस का 20 प्लस के 18, 9 दूनी 18 माइनस माइनस प्लस इक्वल्स हो जाएगा माइनस का 27 प्लस का 32। ठीक है, माइनस का 27 प्लस का 32, 8 चौक 32 9 27 बराबर
1/8 दूनी 16 -5 दिए 15 हो गया। तो अब ये हो जाएगा x बटे में -2 y बटे में 5 और 1 बटा में 3। अब एक बार तो इसको रख लो, सॉरी 1 आ जाएगा, 16 - 15 1। तो अब देखो इनकी वैल्यू निकाल के, अब मैंने क्या किया, एक बार तो इसको इसके बराबर रख लिया और एक बार इसको इसके बराबर रखा, तो x बटे -2 बराबर हो गया 1/1 कितना हो गया, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू -2। इसी तरह से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। ठीक है, x एंड y दोनों की ही वैल्यू आपके पास आ गई है। देखो सेम है, y 5 x -2 x -2। ठीक है, अब आप अपने तरीके से सोचो भाई मेथड कौन सा इजी है। दोनों ही इजी है, दोनों ही स्पेशल हैं, दोनों ही अपनी एक खास अहमियत रखते हैं। दोनों में हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस मेथड का आपको पता होना चाहिए हम कर किस मेथड से हैं। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। मतलब पहले आपको समीकरण बनानी पड़ेंगी, फिर आपको उनको हल करना पड़ेगा वज्र गुणनखंड विधि से। शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो आपके पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये रहा। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मैश। आपके पास हॉस्टल का किराया बिल्कुल फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे ही दिन आगे बढ़ते हैं वैसे ही खाना खाने का जो किराया है वो एक्स्ट्रा लगने लग जाता है। जैसे 30 दिन का तो फिक्स है भाई, 30 दिन रहोगे तो इतना किराया लगेगा, लेकिन अगर 30 दिन से ज़्यादा रहते हो, 1 दिन ज़्यादा रहते हो, 2 दिन ज़्यादा रहते हो, तो प्रतिदिन के अनुसार आपका किराया और लगता है। ठीक है, तो अब इसने बोला व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days and she has to pay 1000 rupees as hostel charge, whereas student B who takes 26 days pays 1180 rupees as hostel charge. Find the fixed charges and the cost for food per day. तो आपको अब ये बताना, देखो एक बच्चा था A जिसने 20 दिन वहाँ खाना खाया और हॉस्टल का चार्ज 1000 रुपये दिया। ठीक है, दूसरे ने कितने दिन खाना खाया, 26 दिन खाना खाया और उसका चार्ज कितना दिया है 1180 रुपये दिया है। तो अब हमें बताना है कि फिक्स चार्ज कौन सा है और प्रतिदिन लगने वाला चार्ज कितना है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इन्होंने एनी अलजेब्रिक मेथड बोला है भाई, किसी भी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हम हर एक क्वेश्चन में अलग तरीका लगाते चलते हैं। ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम पहला तरीका लगाएंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड में दूसरा और फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में तीसरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब पहला तरीका लगाएंगे तो देखो हमने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था कि एक हॉस्टल के चार्ज तो फिक्स हैं, लेकिन जितने दिन खाना खाते हैं उतना ही किराया उसका ज्यादा लगता है। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस लेट कर लेते हैं हम। फिक्स चार्जेस हैं आपके x, हॉस्टल के फिक्स चार्जेस हैं x रुपीज, एंड जो चार्जेस फॉर फूड हैं, खाने के लिए जो चार्जेस हैं वो हैं आपके y पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है कि फॉर स्टूडेंट ए भाई हमारे जो बिल्कुल नियत व्यय है आपका, नियत चार्जेस है, नियत कॉस्ट है, नियत मूल्य जो हम बोलते हैं हॉस्टल का वो है x, और
खाने के लिए जो मूल्य निकाला है वो है y प्रतिदिन के अनुसार। तो अब हमारे प्रश्न के अनुसार क्या था कि बच्चे ए के लिए, मतलब जो स्टूडेंट ए था, ए नाम का जो बच्चा था, उसने क्या किया था, हॉस्टल चार्जेस तो दिए ही दिए थे, साथ में उसने 20 दिन खाने के भी पैसे दिए थे। कितने पैसे दिए थे उसने? 20 दिन खाने के भी पैसे दिए थे। कितने दिए थे टोटल? 1000। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब फॉर स्टूडेंट बी, बी के लिए क्या था? फॉर स्टूडेंट बी, बी के लिए क्या था भाई? हॉस्टल चार्जेस तो उसने दिए ही दिए थे, साथ में उसने कितने दिन खाना खाया था? 26 दिन। कितने दिन खाया था? 26 दिन। तो 26 y बराबर हो जाएगा ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो मैंने इसमें लगाया है आपका एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या था आपका? विलोपन विधि क्या थी कि आपको दो को इक्वल करके उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब देखो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का कोफिशिएंट भी 1 है, मतलब x का मान भी 1 है, और आपकी समीकरण 2 में भी x का मान 1 है। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा इसको घटा सकती हूँ, इसमें से माइनस कर सकती हूँ। तो मैंने कर दिया माइनस, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। मैंने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया। तो क्या थी आपकी समीकरण 2? x प्लस 26y बराबर 1180 माइनस x प्लस 20y बराबर के 1000। ठीक है, इसको माइनस करेंगे। माइनस करते वक्त आपको पता है निशान पलट जाते हैं, निशान उल्टे हो जाते हैं। तो ये प्लस का था, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये कैंसिल। 26 में से 20 गए, 6y बराबर 1180 में से 1000 चला गया तो 180। अब यहां से y की वैल्यू निकाल दी, 6y बराबर हो जाएगा 180, y बराबर हो जाएगा 180 बटे 6, 6 3 18 0। तो y कितना हो गया? 30। ठीक है, मतलब 30 रुपए प्रतिदिन खाने के लगते हैं। ठीक है ना। अब हॉस्टल का चार्ज आपको निकालना। हॉस्टल का चार्ज आप किसी भी वैल्यू में इसको पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो हॉस्टल का चार्ज मैंने निकाला, पुट y इन, मतलब वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। मैंने पहले समीकरण में इसको रख दिया। तो x प्लस 20 गुणा 3 बराबर 30 बराबर 1000। तो x जमा 600 बराबर 1000 और x हो जाएंगे आपके 400। भाई हॉस्टल का जो फिक्स किराया था वो कितना था? 400 रुपये था। ठीक है, हॉस्टल का जो फिक्स किराया था वो कितना था आपका? 400 रुपये था। ये था आपका क्वेश्चन। आसान है, मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया, मतलब विलोपन विधि से किया है। अब अगला क्वेश्चन हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने अभी आपको करवाया भी है और एक बार दोबारा फिर से करते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन हम वज्र गुणनखंड विधि से करने की कोशिश करेंगे। देखो आपको ना इक्वेशन देखना है भाई, इक्वेशन अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू का है, जैसे अब ये था, ये इक्वेशन थाउजेंड्स में है, 1000, 600, 400, इस तरह से आपका वैल्यूज निकल रही हैं, तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो बड़ी मल्टीप्लिकेशन पड़ती है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से करोगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, तो भी आपके पास जो वैल्यूज हैं वो बड़ी पड़ती हैं। तो हमें उन वैल्यूज को छोटा करने के लिए आपको बस दिमाग लगाना है कि कौन सी मेथड को हम कौन सी टाइप की समीकरण में सोल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि जो आपकी एलिमिनेशन मेथड है वो आपका शॉर्ट वैल्यूज बना, मतलब बड़ी वैल्यूज है उनको शॉर्ट करने के लिए काम आ सकता है। प्रतिस्थापन विधि है वो आपकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह को छोटा करने में काम आ सकता है। ठीक है, और जो वज्र गुणनखंड विधि है वो तो छोटी, जिसमें छोटी छोटी वैल्यूज है उसको इजीली पुट करने में काम आ सकता है। ठीक है, जिसका ये है भाई वैल्यूज कॉम्प्लेक्स करेंगी, ऊपर नीचे ज्यादा करना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट तुम वज्र गुण ये मतलब थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। ठीक है, एंड it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator।
तो ठीक है, करते हैं। लेट, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ। लेट न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर मैंने मान लिया, लेट न्यूमिनेटर मैंने मान लिया x, लेट डिनोमिनेटर मैंने मान लिया आपका y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब आपका अंश मैंने मान लिया x है और आपका हर मैंने मान लिया y है। अब हमारे समीकरण क्या बोलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रश्न के अनुसार जो भिन्न होती है वो क्या होती है, x बटे वाई, फ्रैक्शन क्या होती है, x बटे वाई, है ना। अब अगर मैं डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस करती हूँ, मतलब y में से अगर मैं 1 को माइनस करती हूँ तो ये 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो पहले अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स y प्लस सॉरी y -1, ये y, इसको सोल्व कर दो तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर इस 1 को वहीं के वहीं 0 के पास ही रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पर, ये हो गई आपकी समीकरण पहली। तो समीकरण दूसरी क्या थी आपकी, सेकंड इक्वेशन के लिए हम करते हैं भाई, अगर मैं क्या कर दूं, 8 को माइनस कर दूं किस में से, एंड फ्रॉम द न्यूमिनेटर when 8 is added, वेट अ मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गई शायद, क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर। भाई जो आपकी भिन्न है वो 1/3 हो जाती है जब मैं न्यूमिनेटर में से 1 को माइनस करती हूँ, मतलब अंश में से 1 को माइनस करती हूँ। तो अब करो 3x माइनस के 3 बराबर के y, ये y इस तरफ आ जाएगा तो 3x माइनस के y बराबर के 3, ये हो गई आपकी समीकरण पहली। अब इसने बोला कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, मतलब जब मैं इसके डिनोमिनेटर में, सेकंड के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर में मैंने 8 को ऐड कर दिया तो ये बन जाता है आपका 1/4। तो अब इसको सॉल्व कर दो, 4x इक्वल्स y प्लस 8, या फिर आप बोल सकते हो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब किसी भी क्वेश्चन में से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने निकाल दी आपकी y की वैल्यू, निकाल दी किस में से, डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन में से। मैं यहाँ कर देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पहली समीकरण से 3x माइनस वाई बराबर 3, y बराबर हो जाएगा आपका, माइनस का y बराबर हो जाएगा आपका 3 माइनस 3x, ठीक है। या फिर y बराबर हो जाता है आपका, इसको उल्टा कर दो 3x माइनस के 3। समझ आ गई कैसे किया, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को पुट, वैल्यू ऑफ y, मतलब y के मान को मैंने इसमें रख दिया समीकरण 2 में, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड में रखो y का मान। तो सेकंड क्या है आपकी 4x माइनस वाई है, तो माइनस हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 8। तो अब कर दो इसको सोल्व, 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर के 8। अब देखो ये क्या हो गया, 4 में से 3 गया, x बराबर ये 3 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 3 गए 5, x का मान आ गया। x का मान अब इसमें रख दो, y की वैल्यू में पुट x इज इक्वल टू 5 इन वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू में मैंने इसको पुट कर दिया, तो y हो जाएगा आपका 3 गुना 5 माइनस के 3, 5 3 15 माइनस 3 12, ये देखो, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, एंड y की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 12। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। अब हम करेंगे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब वज्रक गुणनखंड विधि। तो शुरू करते हैं आपकी तीसरे पार्ट के लिए।
तीसरा पार्ट देखो क्या है क्वेश्चन का। यश scored 40 marks in a test, get 3 for each right answer and lose 1 for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct and 2 marks been deduced for each incorrect, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were in the test? भाई इसने क्या बोला है कि यश नाम का लड़का था, वो यश नाम का जो लड़का था वो क्या कर रहा था, एक टेस्ट दे रहा था। तो उस टेस्ट में उसको 3 नंबर मिलते हैं पहले जब वो सही क्वेश्चन करता है, और 1 नंबर कट जाता है जब उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, मतलब सही उत्तर के लिए उसको मिलते हैं 3 नंबर और गलत उत्तर के लिए उसको मिलता है 1 नंबर कट जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो उस टेस्ट में उसके 40 नंबर आते हैं। तो दोबारा फिर से अगर उस टेस्ट में 4 नंबर सही क्वेश्चन के लिए और 2 नंबर गलत क्वेश्चन के लिए हो तो उसके 50 नंबर आते हैं। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन कितने थे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन ही कितने थे उसमें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें क्या मानना है कि एक बार तो उसको सही के लिए, मतलब मान लो कि x है, सही के लिए मैंने लेट किया, लेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स होंगे वो होंगे x, एंड मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर के लिए मैंने लगा लिए कितने, y। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अगर उसको 3 नंबर सही के लिए और 1 नंबर गलत के लिए मिलते हैं तो उसके टोटल 40 नंबर आते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण पहली, मतलब 3 नंबर सही क्वेश्चन के लिए और माइनस का 1 नंबर गलत क्वेश्चन के लिए, दोनों हो गए। ठीक है, तो टोटल आए थे 40 नंबर। लेकिन दोबारा जब उसको 4 नंबर मिले सही के लिए और 2 नंबर मिलते हैं गलत के लिए, तब उसके आते हैं 50 नंबर। तो अब हमें बताना है कि टोटल कितने क्वेश्चन थे उसके अंदर, x प्लस वाई को आपको बताना है। ठीक है भाई, टोटल गलत भी बताने हैं और टोटल सही भी बताने हैं, तो x प्लस वाई आपके टोटल पर्सन आ जाएंगे भाई पेपर में क्वेश्चन कितने थे। तो अब मैंने बोला था इसको हम वज्र गुणनखंड विधि से करेंगे। तो x y और 1, x के नीचे क्या क्या आता है, b1 b2 c1 c2। तो b1 क्या है, माइनस का 1, b2 क्या है, माइनस का 2, c1 क्या है, माइनस के 40 और c2 क्या है, माइनस के 50। y के नीचे क्या आता है, c1 c2 एंड a1 a2। a1 क्या है 3, a2 क्या है 4, और लास्ट में क्या रह गया, वही माइनस का 1 और माइनस का 2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो x के बटे में हो जाता है आपका 50 मल्टीप्लाई 1, मतलब माइनस के 50 मल्टीप्लाई माइनस के 1, माइनस में 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस के 2 मल्टीप्लाई में माइनस के 40 इक्वल्स हो जाएंगे y अप्रोक्स। y के बटे में क्या आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 4 एंड 50 मल्टीप्लाई 3। तो माइनस के 40 मल्टीप्लाई 4 माइनस के 50 मल्टीप्लाई 3, और 1 के नीचे क्या आता है आपका, 1 के नीचे क्या आ जाता है, देखो अब 1 के नीचे क्या आएगा, 3 2 जा 6, मतलब 3 इंटू माइनस का 2 माइनस में 4 इंटू माइनस का 1, 4 इंटू माइनस का 1। अब इसको सोल्व कर दो तो x के बटे में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है ना, 50 माइनस 40 दूनी 80 प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन बीच में तो माइनस है तो हो गया माइनस का। ठीक है, बराबर y बटे में 4 चौका 16, तो मतलब 40 चौका 160 माइनस का 160, 5 दिए 15 मतलब 150, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस का 150, बराबर 1 बटे 3 दूनी 6 माइनस का 6, 4 एकम 4 प्लस के 4। अब इसको कर दो x बटे में माइनस का 30। ठीक है, और y बटे में हो जाएगा माइनस का 10
और 1 में हो जाएगा -2। अब इसको एक बार इसको और इसको बराबर कर दो, एक बार इसको और इसको बराबर कर देना। तो x बटे में -30 बराबर 1/2। तो x बराबर हो जाएगा आपका 30, -30 बटे -2 कितना हो गया कट के 15। ठीक है, तो x कितना आ गया आपके पास 15। इसी तरीके से अगर मैं y को करती हूँ तो y बटे में -10 बराबर आता है 1/-2। तो -10 बटे -2 कितना हो जाएगा कट के 5। मतलब y बराबर कितना आ जाता है आपके पास 5 आ जाते हैं। ठीक है, y बराबर कितना आता है 5। नहीं दिख रहा, ऊपर करूं, ऊपर कर देती हूँ, यहाँ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, x बटे -30 को बराबर रखा है -1/2 के, मतलब इस टाइप से। ठीक है, तो x हो जाएगा आपका -30 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से आ गया 15। इसी टाइप से मैंने y का किया है, तो y बटे -10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-2। तो y बराबर हो जाएगा -10 बटे -2, कट के आ जाएगा 5। ठीक है, x का मान आ गया 15 और y का मान आ गया 2। मतलब x थे जो सही क्वेश्चन थे वो थे आपके पास 15 और जो गलत क्वेश्चन थे वो थे 5। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, x + y 15 + 5 20 क्वेश्चन हो गए टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो मेथड कोई भी गलत नहीं है, मेथड चाहे आप इसमें कोई भी लगा सकते हो। मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकती थी, सब्सटीट्यूशन भी कर सकती थी, मतलब विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों ही कर सकती थी, लेकिन ये मुझे क्रॉस से करना था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्रॉस से भी आसानी से हो सकता है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं, कोई भी मेथड मुश्किल नहीं है, आपको बस ट्राई करके देखना है, समझ आना चाहिए। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 4th पार्ट है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। दो स्थान हैं ए और बी जो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। दो कार हैं जो एक तो बी से चलती है और एक ए से चलती है। इफ कार ट्रेवल्स ऑन सेम डायरेक्शन इन डिफरेंट स्पीड, अगर वो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनको एक दूसरे से मिलने में 5 घंटे का समय लगता है। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल मतलब एक दूसरे के पास में आते हैं, एक दूसरे की तरफ गति करने लग जाते हैं, तो वो 1 घंटे के अंदर मिल जाते हैं। तो हमें बताना है कि कार की स्पीड्स क्या हैं। ठीक है, गाड़ी की स्पीड्स क्या हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम। ये इसका 4th पार्ट है। तो देखो मैं पहले आपको डायग्राम से समझा देती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। आपके पास एक है ए प्लेस, एक है बी प्लेस। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर्स, 100 मीटर दूर है। ठीक है, 100 मीटर की दूरी है। अब एक गाड़ी यहां से चलती है आपकी, ठीक है, और एक गाड़ी यहां से चलती है। ये दो गाड़ियां हैं, ये चलती हैं। ठीक है, अगर ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है, मतलब ये इससे आगे चलती है और ये इससे यहां तक जाती है, तो इन दोनों को आपस में मिलने में 5 घंटे का समय लगता है। 5 घंटे का समय लगता है एक दूसरे के ऑपोजिट जाने में। भाई ये आगे आगे जा रही है, ये इसके पीछे पीछे आ रही है, एक ही डायरेक्शन में हो गई दोनों, है ना। तो इन दोनों को मिलने में 5 घंटे का समय लगता है। लेकिन 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 अगर ये गाड़ी इसी की तरफ आना शुरू कर दे तो क्या होगा, तो इनको मिलने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, समझ आया। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने सुना ही है, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? स्पीड का फॉर्मूला बताओ पहले तो क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम, है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो अब मैंने किया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। भाई ए के लिए मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो ले लिया। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, स्पीड ले सकते हो, ये है मतलब इसकी स्पीड क्या है आपकी, स्पीड ही ले लो यहाँ, स्पीड।
स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए एंड स्पीड ऑफ कार बी आपकी है y किलोमीटर पर हार। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पर्सन ने क्या बोला, पर्सन ने क्या बोला कि अगर ये और ये आपस में एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रही हैं तो इनके बीच में दूरी कितनी है, ये और ये है, इसके बीच में दूरी कितनी है, तो इनको आपस में मिलने में टाइम कितना लगता था, पहले तो 5 का, है ना। स्पीड आपके पास x है तो डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस बटे टाइम कितना लग रहा था 5 का, तो ये 5 उस तरफ जाके गुना हो जाएगा तो 5x, यही होगा ना। तो a के लिए मैंने लगा लिया 5x। इसी तरह से y का क्या हो जाएगा 5y। ठीक है, y का क्या हो जाएगा 5y। भाई इसकी जो स्पीड थी वो 5x थी और इसकी स्पीड थी 5y थी, फिर इनके बीच में दूरी कितनी थी 100 मीटर की थी। ये यहाँ पर खड़ी है और ये यहाँ पर खड़ी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर की है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये इसका 5x और इसका 5y है, तो मतलब इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो आपका ये वाला आ जाएगा ना टोटल, तो ये आ गया बराबर 100 का। ठीक है, अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो x माइनस वाई बराबर 20, ये आपकी समीकरण पहली बन जाती है। ठीक है, मैंने इसको क्या किया है, बस 5 से भाग किया है और कुछ नहीं किया। अब आपकी दूसरी समीकरण में क्या होता है कि अगर ये एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, मतलब वो जो ये वाली गाड़ी है वो इस डायरेक्शन में चल रही है और ये वाली गाड़ी तो इस डायरेक्शन में चली रही थी, तो ये क्या कवर करते हैं, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता कवर करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता कवर करते हैं। तो अब देखिए इनके लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर, मतलब x और y अगर दोनों एक साथ चल रही थी तो कितना टाइम लगता है इसको, तो देखिए अगर ये दोनों, मतलब ये भी इस तरफ आ रही है और ये भी इस तरफ आ रही है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस तो उतना ही है, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये होगी आपकी समीकरण सेकंड। अब मैं इसको कौन से तरीके से सोल्व कर सकती हूँ, बताओ कौन से तरीके से सोल्व कर सकती हूँ। अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूँ, मतलब विलोपन विधि से सोल्व करूँ, तो क्या होगा, क्या होगा, देखो x और y दोनों में सेम है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y दोनों में बराबर है, मतलब x का मान भी बराबर है और y का मान भी बराबर है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ प्लस करना है, सिर्फ प्लस करना है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड कर दिया तो x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। ऐड कर दो, कट, 2x बराबर हो जाएगा 120, x बराबर हो जाएगा 60। मतलब जो a की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। अब अगर इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है तो तुम y की निकाल ही सकते हो, y की क्या हो जाएगी, y की क्या हो जाएगी भाई, x प्लस वाई थी 60 बराबर 100 आ रहा है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये उस तरफ सॉरी x आपका 60 है, y बराबर 100 आ रहा है, तो y बराबर हो जाएगा आपका 100 माइनस 60, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी स्पीड ये आपके पास आ गई है, x की है 60 और y की है 40। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन का फाइनल एंड लास्ट पार्ट। इसका मैं आपको एक छोटा सा हिंट ही दूंगी, मतलब आपके पास इक्वेशंस मैं इसकी बनवा देती हूँ और आपको इसका सॉल्यूशन खुद से करना है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। देखो जो आपका एक आयत है, एक आयत की शेप ले ली, एक आयत का क्षेत्रफल 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब 9 घट जाता है, 9 प्रति स्क्वायर घट जाता है जब क्या किया जाता है, उसकी लंबाई में से 5 को घटाया जाता है और
चौड़ाई में 3 को बढ़ाया जाता है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। भाई अगर मैं लेंथ को 3 के उसमें बढ़ा दूं, 3 यूनिट लेंथ बढ़ा दूं और ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ा दूं, तो आपका जो एरिया है वो 67 यूनिट्स बढ़ जाता है। अगर मैं लेंथ में से घटा देती हूं तो आपका एरिया भी घट जाता है, अगर मैं लेंथ में बढ़ा देती हूँ तो आपका एरिया भी बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि लेंथ और ब्रेथ कितनी है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ कितनी है। अब चलो शुरू करते हैं। मैंने इसमें मान लिया लेट लेंथ कितनी होगी इसकी x एंड लेट ब्रेथ कितनी ले ली मैंने y। ठीक है, x मीटर एंड y मीटर, या यूनिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट लगा लो। अब मैंने क्या बोला भाई, अगर मैं लेंथ में से कितनी डिक्रीज कर रही हूँ, 5 की डिक्रीज कर रही हूँ। अगर मैं लेंथ में से 5 की डिक्रीज कर रही हूँ और ब्रेथ में मैं 3 की इंक्रीज कर रही हूँ, तो आपका जो एरिया है उसमें से 9 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से 9 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या बोल रहा है ये, देखो अगर मैंने आपका जो आयत का एरिया होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, मैंने लंबाई और चौड़ाई को ले लिया। अब लंबाई में अगर मैं 5 घटा देती हूँ और चौड़ाई में अगर मैं 3 को बढ़ा देती हूँ, तो आपका जो क्षेत्रफल है उसमें से 9 घट जाते हैं। ठीक है, अब इसको मुझे बस सॉल्व करना है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ xy, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 3x, फिर इसके साथ माइनस के 5y, अब इसके साथ माइनस के 15 बराबर xy माइनस के 9। इस xy से ये xy कट गया। ठीक है, बचा क्या आपके पास 3x माइनस 5y, ये 15 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 15 कितना हो गया 3x माइनस के 5y बराबर के 6। ये हो गई आपकी समीकरण पहली। ठीक है, अब इसकी दूसरी शर्त क्या थी, दूसरी शर्त क्या थी कि अगर मैं लेंथ में 3 और ब्रेथ में 2 बढ़ा दूं, तो लेंथ में मैंने इंक्रीज कर दिया 3 का और ब्रेथ में इंक्रीज कर दिया 2 का, ब्रेथ में इंक्रीज कर दिया 2 का, तो एरिया आपका कितना बढ़ जाता है 67 यूनिट्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा भाई, xy प्लस में 2x प्लस में 3y प्लस में 6 बराबर xy बराबर में 67। ठीक है, 67। एक बार चलो ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में ये 6 उस तरफ जाके माइनस का कितना आ जाएगा 59। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों समीकरण आपके पास बन गई, बस समीकरण ही बननी थी। उसके बाद आप इसमें से कोई भी तरीका आप लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन आप लगा सकते हो, एलिमिनेशन आप लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लगा सकते हो, जो मन करे वो विधि आप लगाओ। ठीक है, उस विधि को आप लगाइए और इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके आंसर्स क्या आए हैं। ठीक है ना। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर मुझे ये क्वेश्चन समझाने में आपको आसानी आई है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।